गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। द्विघात समीकरण, इस पर हम आज कल डिस्कशन कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हमने कर दिए इसके। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करता हूँ। देखिए, बुक आप अपने पास रखिए। उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लास 10th की मैथ्स की जो बुक है उसका पेज नंबर 85, उसमें एक्सरसाइज है 4.2। और जो हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक के इंग्लिश मीडियम की बुक है, पेज नंबर 76 पे एक्सरसाइज 4.2 है। तो बुक क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिए। बाय द वे बुक नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में जा करके क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 ये करके और आपके सामने वो सारे पेजेज आ जाएंगे। तो उसको आप देख करके क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या। मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब आप राइट एंगल जानते हैं, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्रीज होता है और 90 डिग्रीज का जो एंगल है उसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज होता है और एक साइड बेस और एक आधार होती है, ठीक है। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। जब इस एंगल को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर एक बेस बन जाता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास दिया क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण जो है ये 13 सेंटीमीटर लेंथ का है और आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यदि बेस को मैं x सेंटीमीटर मान लूँ किसी समय पर, तो जो ये हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मीन्स x - 7। सीधी सीधी बात है। बेस यदि x है उससे 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, मीन्स x - 7 हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं कि आधार कितना है। आधार हम मानेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि अननोन है, उसको x वेरिएबल से देंगे और फिर एल्टीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और तब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कंसिडर किया। लेट द लेंथ ऑफ द बेस, of right angle triangle let the length of the base of the right angle triangle, बेस क्या है, BC, ठीक है। बेस BC of the right angle triangle ABC के आधार BC को लिया जा रहा हूं, ये BC को आधार ले लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल B x सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये बेस मान लिया। मैं आपसे कह रहा था कि ये बेस और एल्टीट्यूड, ठीक है, आधार और ऊंचाई या लंब, ये डिपेंड करेगा एंगल पे। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा। इसलिए मैंने नाम भी लिख दिया कि बेस BC आपका x है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऊंचाई कितने हो जाएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आपसे कहा गया है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम। ये जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस माइनस 7, सीधी सीधी बात होगी। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो जब आधार आपने x माना हुआ तो इससे 7 सेंटीमीटर कम मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम दिस x, तो x माइनस 7 हो गया, सीधी सीधी बात होगी। ठीक हो गया ये। नाउ अब क्या है, ABC, नाउ ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, माना त्रिभुज ABC, ठीक है, या माना कि हमने शुरू में मान ही लिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये तो हमने ले रखा है और ये एंगल आपका 90 डिग्री सही है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर होगा, बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये तो होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। In any right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the square of the base plus square of the altitude. सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक होगी। तो AC जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। दिस इंप्लाइज दैट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीन्स x स्क्वायर प्लस AB मीन्स x माइनस 7 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, तो 13 है तो लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है, तो वही यूज करेंगे। तो यहां पर x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, x इंटू 7 इज इक्वल टू 169। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू 169। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। आप देखिए हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 169 जो राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसका पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसको देखिए आप क्या मिलेगा, आप देखिए सॉल्व कर रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 तो यहाँ ही है, राइट हैंड साइड में इसका साइन प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू 0। ठीक हो, अब थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, और 2x स्क्वायर माइनस 14x
इसको देखिए -169 में +49 जाएगा तो नेगेटिव हो गया, 9 0 हो गया, ठीक हो गया, 6 में 4 2 120 हो गया, ठीक है दोस्तों। और आप चाहो तो 2 से इसको पूरा डिवाइड कर लीजिए, ठीक हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक हो गया। अब ये सॉल्व करना है, अभी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, मूल, इसके मुझे रूट निकालने हैं। अब वो आप तरीका जानते हैं, ठीक हो गया, वो तो सब आप जानते हैं। तो चलिए, ये सब तो आप जान रहे हैं कि एक्स मैंने क्या ले रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब केवल इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आती है कि इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। इस सब मैं बता देता हूं, ये सब देखिए। अब आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी ना, इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो लोएस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। अब तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -60 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -60x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई -60x स्क्वायर हो गया। अब ये जो -7x है, इसको स्प्लिट करिए, इसको 2 भागों में तोड़िए, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, -7x को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -12x प्लस 5x। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, -12x प्लस 5x तो -7x होता है, -12 प्लस 5 -7, और इसकी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -12x से मैं जब 5x की मल्टीप्लाई करूंगा तो -60x स्क्वायर आ जाएगी, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस रूप में इसको स्प्लिट करना है कि इसके 2 जो पार्ट आए, स्प्लिट करने पर, टूटने पर, उनका मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हो गया, इसका मल्टीप्लाई -60x स्क्वायर था, और इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया, 2 पार्ट में तोड़ा, तो -12x प्लस 5x के रूप में, और इसका मल्टीप्लाई देखो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस ढंग से बीच के टर्म को स्प्लिट करना, आप जानते हैं इस चीज को पहले भी। दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12 इसलिए लिया कि यहाँ पर नेगेटिव आना है, यहाँ पर यदि प्लस होता तो ये प्लस होता, इसको नेगेटिव करता, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इस और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 12 हो गया, इस और इसमें x कॉमन है तो x माइनस 12 प्लस इस और इसमें 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से 5 कॉमन हो गया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब x माइनस 12 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा x, यहां से ये कॉमन आ गया, क्या बचा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो टेकिंग क्या 0 ले लो पहले, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। एंड इफ x plus 5 is equal to 0, this implies that x is equal to -5, ठीक है। तो which is incorrect, which is not admissible because the length can't be negative, लंबाई आपकी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है, जो कि अग्राह्य है, ठीक है। which is not possible, पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। अब बेस -5 का क्या अर्थ है, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे,
ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब बेस निकल गया, बाकी भी निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, बेस आपका निकल गया है, तो बाकी देखो और कैसे कैसे निकाला जाएगा। देखिए बेस, आप देखिए बेस बेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना 12 सेंटीमीटर हो गया बेस, ठीक हो गया। एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया 12 माइनस 7 तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है, ये तो निकालना नहीं था, ये निकालना था बेस और एल्टीट्यूड निकालना था, आधार और ऊंचाई निकालनी। तो लिख लीजिए आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई आप कह लेंगे, आधार की लंबाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई कितना है दोस्तों 12 माइनस एक्स माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। बस ये तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसके चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से आप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। पहला वाला मेथड आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा आप द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हम हल कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब एक मेथड तो आपने सीख लिया है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे तब और मेथड की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निम्नलिखित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of the article produced and cost of each article. तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी लंबी है तो थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। कोई कुटीर उद्योग है, कोटेज इंडस्ट्री है, वो बर्तन बनाती है, पॉट्स बनाती है। अब किस ढंग से बना रही है कि एक दिन में जितने बर्तन बनाए, एक दिन में जितने पॉट बनाए, ठीक है, तो एक पॉट की कॉस्ट कैसी है, माना 10 पॉट बनाए तो इसका डबल कर दो 20 और उसमें 3 ऐड कर दो तो 23 रुपीज़ का 1 पॉट हो गया, माना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक पॉट की कॉस्ट, एक बर्तन का मूल्य कैसे तय हो रहा है कि जितने उस दिन बर्तन बनाए, माना 20 बनाए फॉर एग्जाम्पल, 20 बर्तन बने तो एक बर्तन की कॉस्ट कैसे तय हो रही है कि जितने बर्तन बने उसका डबल कर लो
तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, और उसमें 3 और ऐड कर लीजिए तो 43। तो एक बर्तन 43 रुपीज का हो, बस ये है कंडीशन। समझ गए होंगे? ठीक है। तो माना आप लिखेंगे कुल निर्माण लागत कितने 90 रुपये। चलो निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, किसी एक दिन फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। माना एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कुल x बर्तन बने, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आपने माना कि एक दिन में उस कुटीर उद्योग में कितने बर्तन बने, x बर्तन बने। लेट x, ठीक है, लेट x आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट x आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है दोस्तों कि x बर्तन बने, x आर्टिकल बने, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक बर्तन का मूल्य, ठीक है, देखिए एक बर्तन का मूल्य कैसे तय होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल या ए पॉट, कैसे होगा तय, जितने बर्तन बनाए उसका डबल, तो 2 इंटू एक्स, एक्स हमने आर्टिकल बना रखे हैं, एक्स बर्तन बना रहे उनका डबल, और प्लस 3 भी और ऐड कर देंगे, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। ठीक हो गई, सीधी सीधी बात हो गई कि दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इतने रुपीज हो गए। ठीक है, इतने रुपीज हो गए, एक आर्टिकल इतने का है, एक बर्तन इतने का है, कुल बर्तन इतने बने, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, बर्तनों का कुल मूल्य कितना हुआ स्टूडेंट, टोटल तो x आर्टिकल थे और एक आर्टिकल कितने का, इतने का है, तो कुल इतने के तो हुए, ऐसा तो होता है। एक पेन 10 रुपए की है तो 5 पेन कितने, 10 इंटू 5, तो वही तो बात है। एक आर्टिकल 2x प्लस 3 का है और x आर्टिकल बनाए तो टोटल कॉस्ट कितना, ये, ठीक है। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, आप समझ गए, बर्तनों का कुल मूल्य कितना, एक बर्तन की कॉस्ट ये है और x बर्तन बनाए तो कुल कितना हो गया, x इंटू दिस मल्टीप्लाई तो होगा। और गिवन कंडीशन क्या है कि उस दिन, ठीक है, उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, मतलब ये सब मिला के 90 रुपीज का है। इधर रखा कंडीशन कि ये जितना रुपीज हुआ वो 90 रुपीज है। तो गिवन कंडीशन दी गई शर्त आपके पास क्या है, ठीक है दोस्तों, x 2x plus 3 is equal to 90, this implies that x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है, नहीं हो गया x की पावर 2, तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ आई हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, मूल निकालने मीन्स x की वैल्यू निकालनी है जिससे सेटिस्फाई हो जाए, सीधी सीधी बात है। कई लैंग्वेज है, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसके रूट निकालो, इसके मूल निकालो, ये जो पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड में इसके जीरोज निकालिए, कई नाम है इसके, इस समीकरण को हल करो। ठीक है, ये जो बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करो,
या जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल निकालो, कई कई नामों से जाना जाता है। तो अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए आप अब कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 90 इंटू 2x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा माइनस 180x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस 3x को स्प्लिट करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको बांटना है, तोड़ना है दो पार्ट में कि उनका मल्टीप्लाई ये हो जाए। तो इसका मैं जरा फैक्टर निकाल लेता हूं 180 के। देखिए यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए, 90 45 15 35, ये तो होगा 180 के फैक्टर। 2 से डिवाइड करें 9 आया, 90 आया, 2 से डिवाइड किया 45 आया, 3 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड किया 5 आया। तो 180 क्या हो गया आपके पास, 180 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां आगे पीछे करके इनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो कितना कितना होगा दोस्तों, अब आप देखिए हो गया। इसको देखिए आप, इसको और इसको 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 5 3 जा 15। आप देखिए यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस इसको लिख दूं मैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, तो 15x में 12x गया तो प्लस 3x हुआ कि नहीं हुआ। और इसका मल्टीप्लाई करूंगा 15x इंटू माइनस 12x का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया माइनस 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं अब मेरे को ये आया कहां से, मैंने इसको फैक्टर किया, इसका मल्टीप्लाई माइनस 180 आया। फिलहाल 180 को किनारे करिए, इसके फैक्टर करिए 180 की, ये आया। तो दो फैक्टर हो गए 12 और 15। फिर मैंने इनको देख करके बताया, मैं ऐसा करता 5 3 जा 15 3 जा 45 इंटू 4, 45 प्लस 4 तो मेरा किसी काम का नहीं है। मैंने तो ये भी देखना है ना, मैंने नजर यहाँ रखनी है कैसे दो फैक्टर निकल जाएं कि उनको जोड़ या घटा करके इतना निकल जाए। तो 12 और 15 आ गया, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, अब आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। अब आप देखिए कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये, सीधा सीधा जीवन से जुड़ी हुई बातें, ठीक है ना। तो कितनी मदद करते हैं देखिए मैथमेटिक्स हमारी। तो अब आप देखिए इसमें कॉमन एक साथ ले लीजिए, अब इसको एक साथ कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट, इस और इसमें क्या कॉमन है, 2 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है। x यहाँ कॉमन है, x ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस 15, x कॉमन ले लिए तो 2x बचा। यहाँ से 15x में x कॉमन है तो प्लस 15 हो गया। यहाँ माइनस 6 कॉमन आएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप देखिए माइनस 6 इंटू 2x माइनस 12x माइनस 6 इंटू 15 माइनस 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों में ये और इसमें क्या कॉमन है, दिस इंप्लाइज दैट इस और इसमें कॉमन है 2x प्लस 15, दोनों में कॉमन है, इस और इसमें ये कॉमन है। अब बचता क्या है, ये तो यहाँ आ गया, यहाँ पर बचा x और ये भी कॉमन में आ गया तो यहाँ पर बचा माइनस 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यदि मैं ये फैक्टर 0 ले लूं, इसका मल्टीप्लाई 0 है ना, तो या तो ये 0 या ये 0 या दोनों भी 0 हो सकते हैं। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अब आप इसको देखिए,
एक्स क्या है, आप देखिए एक्स क्या है, एक्स आपने एक दिन में कुल एक्स बर्तन बने, बर्तनों की संख्या है। एक्स इज द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल बने उसकी संख्या है। तो ऐसा हो सकता है क्या हो, चीजें आप गिनेंगे ना 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में होगा, काउंटिंग नंबर में होगा, ये तो आपका रेशनल नंबर में निकल गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती कि इतने बर्तन बन गए, एक नेगेटिव में और दूसरा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे जो कि अग्राह्य, अग्राह्य मतलब इसको हम ग्राह्य नहीं करेंगे, which is not possible, which is admissible, आप लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये जीरो होगा, इसको जीरो करेंगे तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6। यस 6 आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने बर्तन बने, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6, कुल बने बर्तनों की संख्या, ठीक है। कितने बर्तन बने, 6। अब आधा और पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी पूरा नहीं हुआ, इसी में पूछा हुआ है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। ऐसा आपसे पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक बर्तन का मूल्य, मूल्य कितना था, 2x + 3 तो था, शुरू में क्वेश्चन में देखा होगा आपने। x बर्तन बने तो उसका कॉस्ट, एक बर्तन की कॉस्ट कैसे तय होगी, उसका डबल कर देंगे 2x, उसमें 3 ऐड कर देंगे, ये तो था। तो कितने रुपीज हो गए, रुपीज 2 × x मीन 6 + 3, तो 6 2 या 12 और 3 15, तो 15 रुपीज का एक पॉट आ गया, 15 रुपीज का एक बर्तन बना, और कुल बर्तन कितने बने, 6। टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आर 6 एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज ₹15। एक आर्टिकल की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 15 रुपीज आ रही है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक। अब चलिए ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हुई, ठीक हो गया, हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दी। अब आगे क्या है देखिए, अभी तो आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड पढ़ा, गुणनखंड विधि। अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके तो और भी मेथड हैं, तो जहां पर आपको जो उचित लगे, जो सरल लगे, हर्ष उसका यूज, इसलिए आपको अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का उधर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिक मेथड पढ़ा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, नहीं रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का ग्राफी विधि, विलोपन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, 4 प्रकार के मेथड पढ़े आपने। तब जाकर के जो मेथड आपको सही लगता है उससे आप क्वेश्चन करिए। तो यहां एक मेथड तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पढ़ लिया, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब दूसरा मेथड यूज होता है, देखिए उस पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये a0 नहीं, द्विघात क्यों का, इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन मींस रूट कैसे निकालेंगे, इसके मूल कैसे निकालेंगे,
फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना जो हमने अभी तक किया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? तो अब है होल स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे और यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूले का निर्माण होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4/2, ये तो पढ़ते हैं। ठीक है ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही तो आपका, क्यों रेस्पेक्ट? ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4/2 है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।